हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। जैसा आप सबको पता होगा कि हम जो है क्लास 12 का जो फिजिक्स का पेपर है वो सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, वो भी कौन सा पेपर, जो सैम्पल पेपर है आपका 2024 का, जो अभी लेटेस्ट आया है। ठीक है, उसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो इससे पहले मैंने इस पर 3 वीडियो पहले ही बना दी थी। ठीक है, आज जो इसकी चौथी वीडियो, जो आगे के क्वेश्चन हमारे रह गए थे ना, उनको करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये जो है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, जो मैं आज कराऊंगा आपको। ठीक है, मतलब इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। चलो देखते हैं उनको। तो इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने ना आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, जो ये वाला क्वेश्चन है यूरेनियम वाला, यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम इसका जो अथवा में जो क्वेश्चन था आपका, ठीक है, वो करेंगे। तो इसमें क्या है कि दो न्यूक्लियाई है जिनका मास कितना है, मास का जो रेशियो दे रखा है। ठीक है, मास का रेशियो कितना दे रखा है, 1:8 दे रखा है आपका। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई, आपको जो उसकी रेडियस है उनका रेशियो निकालना है। ठीक है, जो रेडियस का जो रेशियो है वो निकालना है आपको। ठीक है, सपोज R1 R2 है तो उनका रेशियो आपको निकालना है। और दूसरा आपको बताना है कि ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ दियर न्यूक्लियर डेंसिटी, उनकी न्यूक्लियर डेंसिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या रेशियो होगा, वो भी आपको फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपको रेशियो याद रखना है। ठीक है, जो रेडियस और आपका जो एटॉमिक मास जो होता है, ठीक है, उनमें ये रिलेशन होता है आपका। तो आपको इस क्वेश्चन में जो है ना, दोनों का मास का रेशियो दे रखा है, तो इसलिए हमने इसको अपॉन में रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो R1/R2 A1/A2 का क्यूब होता है आपका। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, A1 और A2 की वैल्यू रखोगे तो 1/8 हो जाएगा, है ना। A1 A2 की वैल्यू दे रखे ना, उनका रेशियो दे रखा आपको, रेशियो मतलब अपॉन में। तो 1/8 आपने रख दिया, उनकी पावर कितनी है, क्यूब है, तो क्यूब। और तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्यूब, 1/8 किसका क्यूब होता है, 1/2 का क्यूब होता है ना। तो 1/2 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी जो R1 की वैल्यू होगी वो 1 हो गया, R2 की वैल्यू जो हो गया, मतलब वैल्यू मतलब रेशियो। ठीक है, तो R1 रेशियो R2 कितना आ जाएगा आपका, 1:2 आ जाएगा आपका। ठीक है, सिंपल था। अब आपको जो, जब आपने रेडियस का रेशियो फाइंड कर लिया, उसके बाद आपको डेंसिटी के बारे में बताना है, डेंसिटी का रेशियो कितना होगा। तो डेंसिटी का जो रेशियो होगा ना, ये जो है ना, रो है आपका। ठीक है, रो 1/रो 2, तो ये जो रेशियो होगा वो आपका 1/1 होगा। अब ये 1/1 क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो है ना, यहाँ पे मैंने देखो लिखा भी है कि जो डेंसिटी होती है इज इंडिपेंडेंट इन मास, यानी जो डेंसिटी होती है मास पे डिपेंड नहीं करती। मास चाहे कितना भी हो आपका, डेंसिटी हमेशा क्या होगी, सेम रहेगी। ठीक है, क्या होगी, जो आपकी न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो सेम होती है, तो इसलिए इसका रेशियो कितना होगा, 1/1 हो गया। ठीक है, जो आपका घनत्व द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता था, नाभिकीय घनत्व जो है वो समान रहेगा आपका। ठीक है, दोनों जो न्यूक्लियाई है उनका क्या होगा, जो घनत्व होगा वो समान रहेगा आपका, इसलिए इसका जो आंसर आया 1:1 आया आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, जो 23 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये जो है मतलब ये लगा लो हर बार, मतलब आ ही जाता है इससे क्वेश्चन आपका। ठीक है, जो पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होते हैं या डायोड होते हैं, इनसे आपका एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर तो इस बार सिलेबस में है नहीं, तो आपका डायोड जो है उससे क्वेश्चन बन सकता है आपको, तो इसमें भी इन्होंने डायोड से क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले कि आपको कुछ टर्म को डिफाइन करना है, जैसे डिप्लीशन रेयर और पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, पहले आपको ये डिफाइन करना है। ठीक है, इनके बारे में बताना है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे जो थिकनेस होती है डिप्लीशन रेयर की, वो कैसे चेंज होती है जब उसको आप फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज करते हो, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले हम देखते हैं डिप्लीशन लेयर क्या होती है आपकी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू बनाता हूँ, जैसे मान लो एक पी टाइप आपका, पी और एन आपका दो सेमीकंडक्टर हैं। ठीक है, पी और एन, इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, इधर जो है पी टाइप है, इधर आपका एन टाइप है। ठीक है, पी टाइप में क्या होते हैं, आपके होल्स होते हैं, एन टाइप में क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, अब क्या होता है, जैसे आप इनको ज्वाइन करते हैं ना, डिफ्यूजन के कारण क्या होता है, इधर के जो इधर बहुत सारे जो होल्स होंगे वो इस साइड चले जाते हैं आपके।
किसमें, एन वाले में, ठीक है। और एन वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर आ जाते हैं, कहाँ, पी वाले में, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो ये एरिया फॉर्म होता है ना आपका, ये जो एरिया फॉर्म होता है यहाँ पे, ये इतना इतना, ठीक है, यही हमारा क्या होता है, डिप्लीशन लेयर होता है। क्या होता है, डिप्लीशन लेयर इसको बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये डिप्लीशन लेयर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। तो नेक्स्ट जो है पोटेंशियल बैरियर, जैसे नाम से पता चल रहा होगा, यानी पोटेंशियल का बैरियर, बैरियर मतलब एक रुकावट इंड्यूस हो जाती है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे आप पी और एन को मिलाते हो ना, तो जैसे ही आपका क्या बनता है, एक डिप्लीशन लेयर बनती है। जैसे यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर जो बनती है, अब क्या होता है, यहाँ से जो होल्स हैं और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं, अब इन इलेक्ट्रॉनों को अगर इधर आना है या इन होल्स को इधर जाना है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बनती है ना, उसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब अगर आपको इन होल्स को इधर ले जाना है ना, पी से एन में ले जाना है, पी से एन में ले जाना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनिमम वोल्टेज इसको देनी पड़ेगी, ठीक है। यानी उस वोल्टेज से अगर कम आप वोल्टेज दोगे, तो यहाँ पे ये होल्स, यहाँ पे जो प्लस है वो एन पे नहीं जा पाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो पी पे नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है जर्मेनियम, ठीक है। तो जर्मेनियम के लिए जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट होती है, कितनी, 0.3 वोल्ट। तो यानी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछा जाता है कि जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू कितनी होती है, जो 0.3 होती है। तो अगर आप यहाँ पे इसको 0.3 वोल्ट देते हो, इस पी एन जो डायोड है आपका, तो तब जाके ये होल्स इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे आपके, ठीक है। अगर आप 0.3 से कम वोल्टेज देते हो, मान लो 0.2 वोल्ट दे दिया, तो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन जो है उनका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से जो है ये पोटेंशियल बैरियर आपका एक तरीके से हो गया। यानी ऐसा नहीं कि आपने वोल्टेज दिया और तुरंत करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तुरंत करंट फ्लो होना स्टार्ट नहीं होगा जब तक जिसको 0.3 वोल्ट नहीं मिलेगी। किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। अगर आपके दोनों पी और एन क्या है कि बने हैं, जर्मेनियम के बने हैं, ठीक है। और अगर सिलिकॉन के होंगे तो 0.7 चाहिए आपको। तो इस तरीके से एक पोटेंशियल के लिए बैरियर क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो बाकी आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन से पढ़ सकते हो, ठीक है। और बाकी जो आपने नोट्स बनाए होंगे आप उससे भी इसको ढंग से जो है क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो इसमें पूछा था कि फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज करने से, है ना, फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज करने से, फॉरवर्ड वाइज मतलब अग्र अभिनति और रिवर्स वाइज मतलब विपरीत अभिनति बोल सकते हैं। मतलब हिंदी में देखते हैं क्या बोलते हैं इसको, उत्क्रम अभिनति, ठीक है। तो ये करने पे, है ना, ये करने पे उसकी डिप्लीशन लेयर में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक। तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे जैसे हम फॉरवर्ड वाइज करते हैं ना, तो फॉरवर्ड वाइज कैसे करते हैं हम, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ इस, है ना। तो जैसे ही मान लो ये डिप्लीशन लेयर है आपकी, है ना, ये पी हो गया, ये एन हो गया। तो फॉरवर्ड वाइज कैसे करते हैं, इसको जोड़ देंगे हम बैटरी से। बैटरी के कैसे जोड़ेंगे, जो पी होगा उसको प्लस से, एन होगा उसको माइनस से, ठीक। तो अगर आपको दिख रहा होगा ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया बैटरी का। तो जब पी को आप प्लस से जोड़ते हो और एन को आप माइनस से जोड़ते हैं, तो इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड वाइज। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड, यानी हिंदी में अग्र अभिनति, ठीक है। तो उससे क्या होता है, यहाँ से जब इसको पी मिलते हैं, है ना, और यहाँ से पी से मतलब यहाँ से पॉजिटिव मिलता है और यहाँ से नेगेटिव मिलता है, तो यहाँ से क्या होता है आपका, यहाँ के जो होल्स होते हैं, ठीक है, वो आगे चलना स्टार्ट करते हैं और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस साइड चलना स्टार्ट करते हैं। जिससे क्या होता है, ये जो रीजन होता है ना धीरे धीरे छोटा होने लग जाता है, पतला, ठीक। और होल्स क्या होते हैं, इधर चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं आपके, ठीक है, फॉरवर्ड वाइज में। तो फॉरवर्ड वाइज जैसे आप करोगे तो क्या होगा, जंक्शन जो जंक्शन के अक्रॉस जो आपका ये लेयर है ना, ये धीरे धीरे कम होती रहती है आपकी, ठीक है। और कम होगी जिससे क्या होगा, ये प्लस वाले इधर और माइनस वाले इधर चलने लग जाएंगे, जिससे इसके अंदर क्या होगी, एक करंट फ्लो होने लग जाएगी, ठीक है, यानी करंट बहने लग जाएगी आपकी। रिवर्स वाइज में क्या होता है, रिवर्स वाइज में इसका उल्टा हो जाएगा बस, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। बाकी आप देखो इस तरीके से, इधर पी हो गया, इधर एन हो गया, ठीक। अब ये मान लो ये डिप्लीशन लेयर थी आपकी, क्या थी, डिप्लीशन लेयर। तो आपने इसको क्या करना है, रिवर्स वाइज, ठीक है। रिवर्स वाइज कैसे करोगे, पी को जोड़ दोगे आपकी बार नेगेटिव से और एन को जोड़ोगे प्लस से, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, उल्टा कर दिया हमने। अब उल्टा करने पे क्या होगा, अब आपको पता है इधर नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया। अब इसके अंदर के जितने भी क्या होंगे, इसके अंदर जो प्लस होंगे और इधर इसके अंदर के जो माइनस होंगे, प्लस वाला तो इधर की तरफ जाएगा क्योंकि माइनस उनको अपनी ओर खींचेगा,
और ये जो प्लस होगा इस माइनस को अपनी ओर खींचेगा, जिससे क्या होगा, ये जो यहाँ के जितने भी प्लस होंगे सब इधर चले जाएंगे, ठीक है, इधर, और इधर के जितने भी माइनस होंगे सारे इधर चले जाएंगे। तो जिससे क्या होगा, ये लेयर धीरे धीरे बड़ी होती रहेगी ऐसे ऐसे, है ना। ये जो लेयर है ना, ये जो पहले यहाँ पे थी, अब वो धीरे धीरे करके बड़ी होने लग जाएगी, यानी फैल जाएगी। और फैलने से क्या होगा, इसकी जो है ना, इसमें करंट फ्लो ना बंद हो जाएगा आपका, ठीक है। इस केस में करंट नहीं बहती आपकी जब आप रिवर्स वाइज करते हो। क्यों? क्योंकि ये जो डिप्लीशन लेयर पहले इतना सा था, अब वो बढ़ जाएगा तो कहाँ तक बढ़ गया, सपोज वो यहाँ तक, मतलब ऐसे ऐसे इधर की तरफ, ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ बढ़ने लग जाएगा आपका, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, जब आप फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज करते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एक्सप्लेन करना है आपको दो प्रोसेस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। यानी जब आप डायोड बनाते हो ना, तो कौन कौन से जो प्रोसेस है इन्वॉल्व हैं इसमें, उनके बारे में उनको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो चलो इसको भी देखते हैं, सेम टू सेम जैसे अभी हमने ये करा था ना फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज, है ना, जैसे डिप्लीशन लेयर का पढ़ा था, तो सेम टू सेम ऐसे ही होगा आपका। तो देखते हैं इसको भी। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन का जो मैंने हिंदी मीडियम के लिए जो बनाया है ना नोट्स, तो वो यहाँ पे आके देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका विभव प्राचीर हो गया, इससे पहले मैंने जो बताया आपको अवक्षय परत हो गया, ठीक है, डिप्लीशन लेयर जिसको बोलते हैं। ये अगर अभिनति हो गया आपका, क्या हो गया, अगर अभिनति हो गया, ठीक है। और ये हो गया उत्क्रम अभिनति आपका, ठीक। बाकी ये फॉरवर्ड वाइज कनेक्शन हो गया, ठीक है। ये दोनों के लिए, ये दोनों लोग देख सकते हैं इसे, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, रिवर्स वाइज के लिए हो गया, ठीक। अब हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक। तो जो आपके जो आपके प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं ना, वो एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ड्रिफ्ट, ठीक है। तो डिफ्यूजन किसको बोलते हैं, डिफ्यूजन जो अभी जैसे आपका क्या हो रहा था, जैसे आपने देखा था अभी, जैसे आप पीएन डायोड बना रहे थे, है ना, ठीक। तो हो क्या रहा था, जैसे मान लो पी था और ये एन था, ठीक। तो पी से क्या हो रहे थे, पी के होल्स जो है पॉजिटिव वो इधर जा रहे थे, है ना, इधर प्लस जा रहे थे, और इधर के जो ये माइनस थे वो इधर जा रहे थे, तो यहाँ माइनस आ रहा था आपका, ठीक है। तो इससे मतलब ये क्या हो रहे थे, एक तरीके से डिफ्यूज हो रहे थे। क्या होता है डिफ्यूज, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे आपके, इस तरीके से, ठीक है। अब इनके कारण जो करंट फ्लो होती है ना, इनको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। जब आपके पी के होल्स एन की तरफ और एन के इलेक्ट्रॉन पी की तरफ चलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हम डिफ्यूजन करंट बोलते हैं, ठीक है। तो एक प्रोसेस तो ये होता है करंट फ्लो कराने का, ठीक। दूसरा है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे आपका मान लो इसका उल्टा हो जाएगा जो अभी हमने समझा, ठीक है। जैसे मान लो आपका ये हो गया पी टाइप और इधर हो गया एन टाइप, ठीक। अब क्या होगा, जैसे ही क्या हुआ आपका यहाँ से पी के होल आपके किधर की तरफ चले गए, एन में, और एन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले गए, पी में, ठीक। मगर क्या होता है आपका, जो पी में ना कुछ बहुत जो पी में आपने पढ़ा अभी तक, मैंने आपको बताया कि जो पी में मेजोरिटी यानी जो ज़्यादा होते हैं प्लस चार्ज होते हैं, ठीक है, और एन में जो होते हैं वो माइनस चार्ज होते हैं। मगर पी के अंदर कुछ बहुत इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, वैसे ही एन के अंदर थोड़े बहुत क्या होते हैं, वो भी होते हैं, क्या होल्स भी होते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ से इसको कनेक्शन करते हो ना, तो यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। पहले वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो तो आपके पॉजिटिव को इधर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, और नेगेटिव को इधर की तरफ ले जाते हैं। मगर दूसरे केस में क्या है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका डिफ्यूजन करंट के लिए बनता है आपका, ठीक है, जो कहाँ की तरफ, इस तरीके से प्लस से माइनस की तरफ जाता है जब, ठीक है, इस तरीके से, ये इधर और ये इधर। मगर जब आपका ये नेगेटिव जो है ना, पी के जो नेगेटिव है कहाँ जाएंगे, एन में, और एन के जो पॉजिटिव हैं वो कहाँ जाएंगे, पी में जाएंगे, जिन्हें हम माइनॉरिटी कैरियर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक। तो जब इनका मूवमेंट होगा तो इनसे जो करंट फ्लो होगी उसको हम ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो जिसकी दिशा इधर की तरफ होगी, और जो पहले बन रहा था जब हमारे पी के प्लस एन में जा रहे थे और एन के
इधर इधर एन के जो माइनस है वो पी की तरफ जा रहे थे, तो उस समय भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वो इधर की तरफ बनता है आपका। ठीक है, वैसे भी आपको ये पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो इस केस में प्लस इधर से इधर आ रहे हैं और इस केस में प्लस से इधर से इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ड्यू टू फ्लो ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन ए डिप्लीशन रीजन इज फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इज डेवलप द इलेक्ट्रिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी साइड, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पी साइड के, है ना, मैंने बताया ना पी में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, टू एन साइड एंड होल्स फ्रॉम द एन साइड टू पी साइड। दिस मोशन ऑफ चार्ज कैरियर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना उसके कारण यहाँ पे फ्लो होते हैं आपके चार्ज। ठीक है, इस कॉल्ड ड्रिफ्ट, तो इसी को हम ड्रिफ्ट बोलते हैं और ड्रिफ्ट करंट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको मैंने समझाया इस तरीके से, देखो डायग्राम में। तो ये देखो होल्स का डिफ्यूजन इधर की तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन इधर की तरफ, तो इनसे तो डिफ्यूजन करंट फ्लो होती है, और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट इधर की तरफ और होल्स का ड्रिफ्ट इधर की तरफ, तो इनसे ड्रिफ्ट करंट आपकी फ्लो होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे जो है ना आपको थोड़ा फास्ट तरीके से इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप इसको डीपली पढ़ सकते हो, है ना, आप इसके डीपली पढ़ के इसके नोट्स बना, आप खुद से इसके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डिफाइन द टर्म रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या होता है, ठीक है, वो आपको डिफाइन करना है, और उसकी यूनिट क्या होती है वो भी आपको बताना है। और रजिस्टिविटी प्रूव दैट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू एम एल ए टाउ एन ई स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है यहाँ पे। ठीक है, क्या करना है, प्रूव करना है इसको। तो इसको भी हम चलो देखते हैं इसको। ये आपका जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए था। ठीक है, विसरण यानी डिफ्यूजन और अफवाह यानी ड्रिफ्ट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए नोट्स होंगे। ये नोट्स के मतलब ये मैंने आपको जो नोट्स दे रहा हूँ ना, इसके अलावा भी आप खुद से भी बना सकते हो ये नोट्स। ठीक है, ये केवल आपकी हेल्प के लिए हैं, तो आपको अगर ये अच्छे लगते हैं तो ठीक है, इसको आप इसको कर सकते हो, वरना आप खुद से भी बना सकते हो। बाकी मैंने आपको इसको समझा दिया है। ठीक है, तो अगली जो डेफिनेशन है आपकी रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या होता है आपका, ठीक है, तो एक तरीके से रजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, R इक्वल टू होता था रो एल अपॉन ए रजिस्टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे जो रो होता था वो रजिस्टिविटी होता था। रो इक्वल टू कितना आता था हमारा, R A अपॉन एल। ठीक, ये रजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनता था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूनिट लेंथ यानी एल की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूँ और यूनिट एरिया और ए की वैल्यू भी 1 रख दूँ, ठीक, इस फॉर्मूले में, तो हमारा बचेगा क्या, तो हमारा बचेगा रो इक्वल टू आर। क्या बचेगा, रो इक्वल टू आर, क्योंकि ये तो 1 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो समय उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रजिस्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर मान लो आपने कोई एक ऐसी वायर ली, ये वायर है जिसकी लेंथ भी 1 है, एरिया भी 1 है, तो उस समय जो उसका रेजिस्टेंस होगा उस वायर का वही उसके क्या हो जाएगा, रजिस्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब करंट का पोज करना, तो जो उस समय उसका रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रजिस्टिविटी भी होगी। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन है। बाकी इसकी जो यूनिट होती है ना, यूनिट मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, ओम मीटर होती है। क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, जिसको हम, हाँ, ओम मीटर होते हैं आपके। ठीक है, बाकी हम वो फॉर्मूला प्रूव करते हैं जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का हम फॉर्मूला प्रूव करते हैं। तो ये जो डेरिवेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है आपकी, तो ये जो है ना पहला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये वी डी इक्वल टू ई स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर अपॉन एम इंटू टाउ। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला हमारा ये भी है, ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर है ना वहाँ पे इक्वल टू वी अपॉन एल। ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं। ठीक है, अब ये जो ई की वैल्यू है ना उसको हम यहाँ रख देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में रख दिया, यहाँ पे वी अपॉन एल रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे हमने वैल्यू यहाँ पे रखी तो ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है जो हमने, ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी जो जहाँ पे आई इक्वल टू ए एन ई वी डी है ना, आई और वी डी में रिलेशन थी ये डेरिवेशन।
तो वहाँ पे इस मतलब ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट थी आपकी, ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी डी की वैल्यू रख देंगे, वी डी की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख देंगे ऊपर से नीचे, ठीक है। तो जैसे ही वी डी की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, ई वी एम एल और टाउ हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ से वी को हमने बाहर ले लिया और बाकी इन सबको एक साथ रख दिया, सबको एक साथ रख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये तो है क्या, ये है आई इक्वल टू, ये वैल्यू हमारी बनी। अब हमें पता है कि आर हमें निकालना, तो आर बराबर होता है वी अपॉन आई, क्या होता है वी अपॉन आई। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या करा, इस यहाँ पे तो मैंने 2 स्टेप में कर दिया इसको, इस आई को इधर ले जा लेता हूँ वी के अपॉन में, वी अपॉन आई, है ना। और ये जब इधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा आपका, है ना, रेसिप्रोकल कर मतलब उल्टा कर देंगे इसको, तो ये एम एल अपॉन ये बन जाएगा आपका, ठीक है। और वी अपॉन आई को क्या लिखते हमने आर, तो इस तरीके से आर की वैल्यू जो आ गई एम एल ए एन ई स्क्वायर टाउ आ गया आपका, ठीक है। तो यही हमें इसमें प्रूव करना था, ठीक। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आई होगी, बाकी आप इसको इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि आपका जो है ना आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, है ना, आइसोलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक लाइंस बनती है उसको आपको ड्रॉ करना है। तो ये तो सिंपल है आपका, है ना, जो पॉजिटिव चार्ज होती हैं उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है बाहर की तरफ ऐसे बना देना इसको, ठीक है, इस तरीके से। और जो नेगेटिव के कारण बनता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ बन जाएगी आपकी इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो आप सिंपल इसको बना सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो बी पार्ट है, ठीक है। ये आपका एक तरीके से जो है ना ये आपकी डेरिवेशन है एक, ठीक, कि जो जिसमें क्या है 2 चार्ज हैं आपके Q प्लस Q और एक है माइनस Q, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है कि 2a, क्या है 2a, और एक पॉइंट P है जो उसके परपेंडिकुलर है इस तरीके से। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक बार इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये आपकी जो है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण कहाँ जो आपकी निरक्षीय स्थिति होती थी यानी इक्वेटोरियल पोजीशन जो होती थी वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, तो वो वाली डेरिवेशन है आपकी, ठीक है। तो चलो इसको भी देखते हैं हम। तो यहाँ पे तो ये तो ए वाले का है ना, ए वाले का आंसर है जो मैंने आपको बताया था, आपको ड्रॉ करना था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगली जो है ये डेरिवेशन आपकी, ठीक है। तो ये डायग्राम आपका है, 2 चार्ज आपके, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस पूरी कितनी है 2a है यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हमने a और a पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना, a 2a हो जाता है। और ये पॉइंट P है हमारा, ठीक है, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो परपेंडिकुलर है यहाँ से इसके। तो ये जो पॉइंट लिया हमने कितनी डिस्टेंस पे लिया, यहाँ से यहाँ r डिस्टेंस पे लिया हमने, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे जो माइनस क्यू होगा, यहाँ पे जो माइनस क्यू होगा इस पॉइंट पे, है ना, कहाँ की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अभी आपने पढ़ा माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, अंदर की तरफ। और ये प्लस चार्ज है तो ये इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहाँ की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, है ना। अभी आपने देखा प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाहर की तरफ। तो इसको हमने ले लिया E1, इसको ले लिया हमने E2, ठीक। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 इस तरीके से चलेंगे तो आपको पता है इनका एक रिजल्टेंट होगा, है ना, एक इधर ऐसे। तो रिजल्टेंट मतलब कहाँ होगा, बीच में होगा कहीं। रिजल्टेंट मतलब एक इधर की तरफ खींच रहा है आपका, E1 इधर की तरफ खींच रहा है, E2 इधर खींच रहा है, तो आप जाओगे कहाँ, बीच में जाओगे कहीं, रिजल्टेंट बीच में मिलेगा। तो जो बीच में मिलेगा वो क्या होगा आपका, उसको हम निकालते क्या होगा। तो उसको हम कैसे निकालेंगे आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे E1 को कंपोनेंट्स में तोड़ूं तो ये 2 कंपोनेंट्स होंगे इसके, है ना। तो जिसके साथ एंगल बनता है वो तो आपका क्या होता है, E1 cos थीटा हो जाता है। तो ये वाला तो E1 cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो है ये E1 sin थीटा हो जाएगा, ठीक। ऐसी मैं E2 को भी कंपोनेंट में तोड़ता हूँ, E2 वाले को। तो E2 वाला ये है आपका, तो इसको भी ये यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल बना रहा है तो ये वाला क्या कंपोनेंट क्या होगा आपका, ये हो जाएगा E2 cos थीटा, है ना, और ये जो होगा E2 sin थीटा हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो अगर आप देखो यहाँ पे अगर देखो तो E1 sin थीटा नीचे की तरफ है, E2 sin थीटा ऊपर की तरफ है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो आपका जो रिजल्टेंट ER मिलेगा वो मिलेगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ठीक है। मैं आपको ये जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसको, ठीक है। तो
अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इसको डेरिवेशन को ना एक बार अलग से करवा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा मिल जाएगा, ठीक। तो अब हम इसको आगे देखते हैं। तो पहले हमने E1 निकाला, क्या निकाला E1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इधर की तरफ आ रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या आपकी AP है, तो AP का स्क्वायर, और ये इसकी डायरेक्शन क्या है, P से A की तरफ नीचे की तरफ आ रही है ना, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E1। ऐसे ही हम E2 निकालेंगे, है ना। E2 जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब यहाँ से देखो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये B हो गया ये P हो गया, तो BP, है ना, उसका स्क्वायर हो जाता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, और डायरेक्शन कहाँ होगी, B से P की तरफ। तो ये लिखा मैंने E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे एक दूसरे से क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अगर आप चेक करो तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक मिनट, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि E1 और E2 की वैल्यू जो है ना वो इक्वल है। तो कैसे E1 E2 की वैल्यू इक्वल है, तो हमने जब E1 निकाला तो देखो ये वैल्यू थी E1 की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का स्क्वायर, ठीक। अब जब हमने E2 की वैल्यू निकाली तो वो भी सेम ही है, तो लगभग सेम ही है, बस यहाँ पे क्या है AP स्क्वायर है और यहाँ पे BP का स्क्वायर है आपका, ठीक है। तो AP और BP की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये भी इक्वल होंगे, कैसे, देखो AP क्या आपका ये, ठीक। तो ये वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है ये आपको A है ना, और ये आपका R है। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो AP का स्क्वायर क्या बनेगा, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक। और स्क्वायर हटाओगे AP का तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका, रूट आ जाएगा, यानी A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बन जाएगा ये आपका, ठीक है। तो AP की वैल्यू क्या आ रही है, रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसी तरीके से आपकी जो BP की वैल्यू होगी ना वो भी क्या बन जाएगी, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब जो AP और BP की वैल्यू क्या है वो इक्वल है। तो जब AP और BP की वैल्यू इक्वल है तो E1 और E2 भी क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे ही आपका E1 और E2 इक्वल हो जाएंगे, ठीक, जैसे E1 और E2 इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट, ठीक। तो जैसे ही E1 और E2 इक्वल हो जाएंगे आपके, तो यहाँ पे E1 की जगह भी E1 और E2 की जगह भी E1 रख सकता हूँ मैं, तो ये कितना बन जाएगा, 2E1 cos थीटा बन जाएगा, ठीक है। E1 की वैल्यू जो ऊपर से थी वो हमने यहाँ पे रख दी, ठीक। अब हमें cos थीटा की वैल्यू भी निकालनी है, क्या निकालनी है, cos थीटा की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो उसको एक डायग्राम से देखते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखो cos थीटा की वैल्यू निकाले तो cos थीटा, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को लूँ तो ये आपका थीटा बन रहा है इधर, ठीक। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर आप बेस देखो तो बेस हो गया इसका A, ठीक, और हाइपोटेनियस क्या हो गया ये AP, और AP की वैल्यू अभी हमने निकाली थी क्या, रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये आपकी किसकी, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये cos थीटा की वैल्यू आ गई आपकी। अब आप क्या करो, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू भी रख दो, ठीक। तो cos थीटा की वैल्यू जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा, A, अब हमने जो रूट है ना, रूट को हटा के इसको 1/2 रख दिया, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। अब 1/2 ये है और 1 ये है, तो इन दोनों का अगर मैं ऐड करूँ तो कितना बन जाएगा, 2 2 और एक 3/2। तो ये जो पावर हो गई ये 3/2 बन गई, देखो दोनों सेम है ना तो जुड़ जाएंगे। और ऊपर की जितनी भी वैल्यू है 2QA, इसको हम क्या लिख लेंगे, P, क्या लिख देंगे, P लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, आपको क्वेश्चन में देखा था कि जो R है ना बहुत बहुत बड़ा है A से, तो यहाँ से हम A को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं यहाँ पर से, यानी नेगलेक्ट कर लेंगे क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो क्या बनेगा, R स्क्वायर, और R स्क्वायर की पावर कितनी है, 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो R की पावर 3 बच जाएगा, क्या बचेगा, R की पावर 3। तो इसको अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, R की पावर 3। तो इस तरीके से हमारा जो है ना रिजल्टेंट क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया एट पॉइंट P, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन दी क्रिटिकल एंगल, यानी जो क्रांतिक कोण होता है वो क्या होता है वो हमें डिफाइन करना है, ठीक है। और हमें ये एक क्वेश्चन भी दिया है इसमें कि आपका क्या है, क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक, और इसमें ना एक सोर्स रखा हुआ है, कोई सोर्स S, ठीक।
और इस सिलेंड्रिकल शेप की जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके अंदर ना वाटर रखा हुआ है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 4/3, ठीक। इस सोर्स से क्या हो रही है, आपको एक तो इसका रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। और उसके बाद जो एरिया सरफेस, जो एरिया कवर हो रहा है वाटर में इस लाइट के थ्रू, वो आपको निकालना है। यानी सपोज यहाँ से अगर कोई लाइट ऐसे बाहर की तरफ जा रही है तो कितना एरिया ये लाइट यहाँ पे कवर कर रहा है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको इसको सॉल्व करा के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो है ना, हम देखते हैं क्रिटिकल एंगल, जिसको हिंदी में क्रांतिक कोण बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? तो क्रिटिकल एंगल ना आपका क्या होता है, क्रिटिकल एंगल कब बनता है, जब आपकी लाइट कहाँ जाती है, एक डेंसर मीडियम से। तो क्रिटिकल एंगल हमारा कब बनता है, जब भी आपकी लाइट कहाँ से, डेंसर से रियर मीडियम में जाती है, तो आपका क्रिटिकल एंगल बनता है, ठीक है। जैसे सपोज ये आपका डेंसर मीडियम है और ऊपर आपका रियर मीडियम है, तो ये लाइट जब यहाँ से जाएगी, ठीक, और जब डेंसर से रियर में जा रही है और जब उसका रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद अगर वो 90 डिग्री एंगल बनाए, कितना, 90 डिग्री एंगल बनाए, ठीक, तो उसको हम उस एंगल को, यानी ये जो आपका एंगल होगा उस समय, उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। सपोज यहाँ पे 40 डिग्री पे ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये इसका क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, ठीक है। यानी जो भी थीटा सी की वैल्यू जिस पे वो क्या बना है, कितने का एंगल बना है, 90 डिग्री पे रिफ्रैक्टेड हो, ठीक है, उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। अब हम इसका वो न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको क्रांतिक कोण बोलते हैं। तो ये न्यूमेरिकल है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो उन्होंने क्या बोलता है, एक सिलेंड्रिकल शेप में आपका कोई एक तरीके से बर्तन ले लो या कुछ चीज़ ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस तरीके से जो इसकी रेडियस दे रखी थी वो 15 सेंटीमीटर दे रखी थी आपको, ठीक है। यहाँ पे एक लाइट सोर्स रखा हुआ हमने S, ठीक। ये इसके अंदर जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n/3 है। और जो लाइट है ना आपकी लाइट, ये वाटर से कहाँ जा रही है, वाटर से जा रही है एयर में। यानी जो भी हमने पढ़ा क्रिटिकल एंगल, यानी डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है आपकी, ठीक है। इसके बाद अब जब ये लाइट आपकी जा रही है, तो जब ये लाइट यहाँ से डेंसर से रियर में जाती है, ठीक है, और अगर ये 90 डिग्री पे, अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल खींचें, तो अगर ये 90 डिग्री पे रिफ्रैक्टेड हो रही है, तो मतलब ये जो थीटा सी आपका क्या है, क्रिटिकल एंगल है। तो थीटा सी जो है यहाँ पे क्रिटिकल एंगल, ठीक है, इसलिए थीटा सी लिखा हुआ मैंने उसको, क्योंकि ये लाइट यहाँ पे 90 डिग्री पे रिफ्रैक्टेड हो रही है आपकी, ये भी 90 डिग्री पे रिफ्रैक्टेड हो रही है इस तरीके से। तो यहाँ पे भी आपका ये जो एंगल बनेगा क्रिटिकल एंगल बनेगा, थीटा सी, ठीक। तो जब ये थीटा सी है तो ये वाला भी थीटा सी होगा अल्टरनेट एंगल से, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखो जो हमारा क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है साइन थीटा सी, तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1, और वाटर का कितना है, 4/3। तो जब हम इसको रखेंगे यहाँ पे, तो ये 1/4/3 हो जाए, तो ये 3 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक। तो आपको बताया साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका, 3 आ गया, और हाइपोटेनियस कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक। अब हमें एक तीसरी साइड चाहिए, बेस। तो बेस निकालते हैं पहले। बेस कैसे निकालेंगे हम इसका, ठीक है। तो बेस देखिए कैसे निकालते हैं। एक हमने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया, ठीक है, इस तरीके से, और ये वाला एंगल हमने इसका थीटा सी ले लिया। तो आपको बताया परपेंडिकुलर, यानी ये 3 ले लिया एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हमारा 4 हो गया हाइपोटेनियस, ठीक। तो हमने बेस कैसे निकाला, ये फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का, फॉर्मूला लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने। तो परपेंडिकुलर जो आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू जो आएगी हमारी √7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, √7, ठीक है। अब जब हमारा बेस √7 निकल गया, ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे tan थीटा सी। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है आपका क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो इसके लिए हम पुराने वाले डायग्राम में चलते हैं। तो अगर हम इस वाले डायग्राम में देखें, तो अगर हम यहाँ पे लगाएं tan थीटा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा यहाँ से, तो ये वाली डिस्टेंस इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी साले एंगल के लिए, r,
और बेस कितना है आपका ये पूरा, और इसकी वैल्यू कितनी है, हाइट जो है इसकी 7 है, तो r/7 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है r, बेस कितना है 7। अब हम इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जो देखो tan θc जो हमने लगाया तो r/7 आ गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो r/7 ये हो गया, और यहाँ से अगर देखें तो परपेंडिकुलर में कितनी वैल्यू हमारी 3, और बेस में कितनी हमारी यहाँ पे √7। तो अगर हम यहाँ पे रख दें इसके सामने, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी, जब यहाँ पे सॉल्व करोगे √7 से 7 को √7 बार कर दिया तो r की वैल्यू आ गई 3√7। तो यहाँ से हमारी रेडियस आ गई। अब रेडियस आ गई तो हम इसका एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया। ठीक, तो एरिया कैसे निकालेंगे, आपको पता है एरिया किसका निकालना है वैसे, हमें पहले वो देखते हैं। यहाँ पे जब लाइट इस तरीके जा रही है ना आपकी ये तो यहाँ पे इसने कितना एरिया कवर करा है इस लाइट ने, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये आपका एक सर्कल बन रहा है, तो πr² से निकालेंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, πr²। तो पाई की वैल्यू रख देंगे और r की वैल्यू रख देंगे, तो वहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो πr² लगाया, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी 3√7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 198 हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एक क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला हमें प्रूव करना है। ठीक है, जिसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, लेंस निर्माता सूत्र हमें इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, यानी पूरी डेरिवेशन हमें इसमें करनी है। तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ यहाँ पे दे रखा है कि आपको एक डबल कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना है। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन हम, तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस मेकर फॉर्मूला, उसको हम करते हैं। तो यहाँ पे आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस आपको यूज़ करना था। ठीक है, तो डबल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है, इसकी 2 सरफेस होती हैं आपकी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में आपकी 2 सरफेस होती हैं। ठीक है, तो इसमें ए और बी लेके हम चलेंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या, हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इससे आपकी लाइट जाएगी इस तरीके से। तो पहले सरफेस ए है ना, सरफेस ए से जब इसका रिफ्रैक्शन होगा तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी, यहाँ से डॉट डॉट जो मैंने बनाया आपका। ठीक है, इस तरीके से जाएगी। तो इसकी जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, I' पे बनेगी, है ना। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट ओ है, इसकी जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, I' पे बन रही है। ठीक, मगर जो ये जो लाइट है ना, जो ऑब्जेक्ट से जा रही है, बी सरफेस से भी इसका रिफ्रैक्शन होता है। तो ये जो लाइट बी सरफेस में जैसी टकराती है तो ये क्या होती है, यहाँ पे जाती है आपकी। ठीक है, तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं जो हमारी फाइनल इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, आई पे, है ना। अगर केवल आपकी ये वाली सरफेस होती तो इससे जो इमेज बनती वो यहाँ पे बन रही है। ठीक, मगर ये वाली सरफेस के आने से जो ये इमेज हो गई वो आपकी कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। ठीक, तो फाइनल इमेज जो है हमारी कहाँ पे बन रही है, आई पे बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ से यहाँ तक, और एक चीज़ और है, यहाँ पे जो आपको ये लेंस जो ये है ना, लेंस इसको जो कंसिडर करना है वेरी थिन लेंस होना चाहिए, यानी जिसकी थिकनेस हमने बहुत कम ले रखी है, यानी नेगलेक्ट ही कर लिया हमने उसको। ठीक, तो जब हम यहाँ पे से इसकी डिस्टेंस देखेंगे, इनकी डिस्टेंस अगर देखें तो जो पहले वाली इमेज हमारी उसकी डिस्टेंस को हमने यहाँ से v' लिया है। ठीक है, और जो हमारी फाइनल इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस हमने v ली है। क्या लिए, v है। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमने u लिया है। ठीक है, बाकी ये जो पॉइंट है P1, ये वाला पॉइंट P2 हमने ले रखा है। ठीक है, पोल P1 और P2। तो डिस्टेंस यहाँ पे भी लिखा मैंने, डिस्टेंस P1 से I', ये P1 से I' की जो डिस्टेंस है टोटल P1, क्योंकि थिन हमने इसको थिन लेंस ले रखा है ना, तो ये डिस्टेंस हमारी टोटल क्या होगी, v' हो गई हमारी, यानी इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये हमारा नेगलेक्ट हो गया अभी इससे। ठीक है, तो यहाँ से टोटल P1 से यहाँ तक की डिस्टेंस I' की क्या होगी, v', और P2 से I' की डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, ये हो गई v। तो इस तरीके से P2 से I की होगी v और P1 से I' की हो गई v1। ठीक, अब हम अगर देखें तो आगे हमने देखो एक फॉर्मूला है हमारा सिलेबस में। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने प्रूव किया होगा, क्या, इस रिफ्रैक्शन ऑफ स्पेरिकल सरफेस, जो स्पेरिकल सरफेस होती है उनके थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है,
तो यहाँ पे जो वैल्यू, ये फॉर्मूला आपका पहले से मतलब ये डेरिवेशन है, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, n2 अपॉन वी, n1 अपॉन यू, n2 माइनस n1 अपॉन आर। ठीक है, अगर हम पहली सरफेस के लिए देखें तो पहली सरफेस की जो हमारी इमेज बन रही थी वो कहाँ बन रही थी, वी वी डैश पे बन रही थी, है ना। उसकी डिस्टेंस हमने वी डैश ले रखी थी, अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था। और जो इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो यू है, ठीक है, और जो आर होगा हमारा r1 होगा। सेकंड वाले में अगर देखें हम सेकंड सरफेस के लिए, तो उसकी जो फाइनल इमेज, जो हमारी फाइनल इमेज की जो डिस्टेंस है वो v थी, ठीक है। अब उसके लिए u जो है v डैश है। अब ये आपको समझना है यहाँ पे v डैश कैसा आया मेन, तो इसके लिए मैं आपको अपने डायग्राम में लेके चलता हूँ। तो अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ये ऑब्जेक्ट हमारा, यहाँ से लाइट गई थी पहले a से, जब उसका रिफ्रैक्शन हुआ था तो ये i डैश पे गई थी, और जब इसका b से रिफ्रैक्शन हुआ था तो ये कहाँ पे गई, i पे गई। तो यानी अगर आप देखो तो अगर ये आपकी फाइनल इमेज है तो इसकी डिस्टेंस हमने v ले रखी है। तो इस फाइनल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जैसे इस वाली इमेज के लिए तो ऑब्जेक्ट ये था आपका, यहाँ से लाइट आई थी इस तरीके से और ये चले गए। तो इस वाली इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, इस वाली इमेज के लिए ऑब्जेक्ट अब ये वर्क करेगा आपका आई डैश, ठीक है। यानी आई के लिए अब ऑब्जेक्ट का वर्क कौन करेगा, आई डैश, ठीक है। इसलिए हमने वहाँ पे यू की जगह क्या रख दिया, वी डैश रख दिया, क्योंकि देखो आई डैश की डिस्टेंस कितनी है, P2 से, यानी P1 से कितनी है, वी डैश। तो इसलिए यू की जगह वी डैश और वी की जगह वी रख दिया हमने, है ना। फाइनल इमेज तो हमारी यही है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, वी है, कितनी है, वी, ठीक है। तो इसलिए वी की जगह वी और यू की जगह वी डैश हमने वहाँ पे रखा है, क्योंकि उसके लिए वो ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। तो बस यहाँ पे जब जैसे हम वैल्यू को रख देंगे ना, जैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, है ना, तो यहाँ पे हमारा देखो ये वैल्यू रख देंगे, आर की जगह R2 आ जाएगा हमारा। तो बस यहाँ पे देखो अगर हम दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में n2 माइनस n1 है और यहाँ पे n1 माइनस n2 है। क्यों, क्योंकि पहले जो लाइट जा रही थी वो आपका मीडियम हमने यहाँ n1 ले रखा था और लेंस के अंदर n2, तो जो लाइट जा रही थी हमारी n1 से n2 में जा रही थी। दूसरे वाले केस में कहाँ, n2 से, इधर भी n1 होगा तो n2 से n1 में जा रही है, कहाँ जा रही है, n2 से n1 में, तो इसलिए फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे n1 माइनस n2 अपॉन R2 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला देखना दोनों में चेंज है, उसमें n2 माइनस n1 है, इसमें n1 माइनस n2 है। तो ये फॉर्मूले में हमने क्या करा, इसको भी n2 माइनस n1 जैसे पहला है वैसे बनाने के लिए हमने यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया। तो माइनस को कॉमन लोगे तो इस तरीके से बन जाएगा n2 माइनस n1 अपन R2। तो ये हमारा बन गई सेकेंड इक्वेशन और ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो ऐड कर देंगे इसको और इसको और इसको और इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये तो कर जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ से n1 और n1, ठीक है, ये v वाले को पहले लिख दिया, u वाले को बाद में रख दो। n1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से n2 माइनस n1 को कॉमन ले लेंगे बाहर, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो जैसे ही n1 कॉमन लिया और यहाँ से भी ना, जैसे हमने पहले ये इन दोनों को कॉमन लिया था, इन दोनों में से मैं n1 को कॉमन ले लेता हूँ बाहर। तो n1 जैसे कॉमन आएगा तो n1 से n1 कट जाएगा आपका और ये बन जाएगा n2 अपॉन n1 माइनस 1, ठीक है। इस n2 अपॉन n1 को क्वेश्चन में बोला है कि क्या रखना है, n रख देना है, क्या रखना है, n रखना है आपको। तो इसलिए n2 अपॉन n को क्या रख दिया हमने, n रख दिया। और 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू को क्या लिखते हैं हम, 1 अपॉन एफ, लेंस में जो लेंस का फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लेंस मेकर फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक। तो अगर आपको इस डेरिवेशन में कहीं पे भी दिक्कत हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। मैं आपको इसको जो है ना नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक बार इसको सॉल्व भी कर दूंगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, एक डायग्राम दे रखा है गैल्वेनोमीटर का। तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन 1 नंबर A B C इस तरीके से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल जो होता है ना मोटर के प्रिंसिपल के सेम जैसा होता है, ठीक है। इसको मैं भी जहाँ पे मैंने नोट किया है वैसे ही आप वहाँ पे आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन है यहाँ पे और एक आपका पूछा है कि जब आपका मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होता है उस समय एंगल कितना बनता है आपका, जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है। और एक ये पूछा है कि जब आपने क्या करा है, रेक्टेंगुलर कॉइल को सर्कुलर कॉइल में कन्वर्ट किया है और एरिया दोनों का सेम रखा है, ठीक है।
तो उसके टॉर्क में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट इसके अंदर पूछे गए हैं, तो इनको देखते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहला जो पार्ट था मैंने बताया था, यहाँ पे मोटर का प्रिंसिपल लगेगा आपका। तो जब भी आप किसी करंट कैरिंग, यानी जैसे मान लो कोई मैग्नेट है, ठीक है, और इसके बीच में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हो। करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा हो, इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही आप इसको यहाँ पे रखोगे ना, तो इसमें तुरंत एक फोर्स वर्क करेगा। फोर्स के कारण क्या होगा, ये इसके बीच में ऐसे घूमने लग जाएगा, ठीक है, जैसे आपका मोटर घूमता है। तो वही है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर आपको क्या करते हो, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो उसमें एक फोर्स या एक टॉर्क का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो यही इसका प्रिंसिपल है। दूसरा आपका जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये जो कॉइल होती है, ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री। और थर्ड पार्ट पूछा था कि अगर आपने इस रेक्टेंगुलर कॉइल को सर्कुलर कॉइल में कन्वर्ट कर दिया और दोनों का एरिया सेम रखा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता टॉर्क में, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला देखो, टाउ जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टाउ टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है IBA sin थीटा। तो टाउ यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, ए के, एरिया के। तो एरिया सेम है तो टॉर्क भी क्या होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपने चाहे सर्कुलर रखी हो चाहे आपने रेक्टेंगुलर रखी हो, दोनों का एरिया आपने सेम ले रखा है, तो आपका टॉर्क भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है ना ये पेपर सॉल्व हो गया कंप्लीट। तो कोई भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसको दोबारा क्या कर दूंगा, सॉल्व करा के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा है केमिस्ट्री का पेपर, वो मैं उसको भी आप सॉल्व कराना स्टार्ट करूँगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी जो केमिस्ट्री का जो सैम्पल पेपर है उसको, उसके जो है न्यूमेरिकल्स या जो भी क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।